हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलोजी देखी थी। कॉलोजी में हमने स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी देखा था उसमें। ठीक है, कॉलोजी क्या, फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसके स्कोप क्या होते हैं, उसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। देखिए, फर्स्टली मैं बता देती हूँ, एब्जॉर्प्शन इट इज़ ऑल एडमे प्रोसेस। एडमे प्रोसेस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग का बॉडी में किस टाइप से मूवमेंट होता है उसे हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ओके, फार्माकोकाइनेटिक में एक एडमे प्रोसेस होती है। एडमे मीन्स ई फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये है एडमे प्रोसेस। किस टाइप से उसका एब्जॉर्प्शन, किसी भी हमने कोई भी ड्रग ली है तो किस टाइप से बॉडी में जाके उसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगा। ठीक है, किस टाइप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में जाके। ठीक है, और किस टाइप से उसका मेटाबॉलिज्म हो, किस टाइप से वो एक्सक्री आउट होगी ड्रग, वो हम है ना अब फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में देखेंगे, एडमे प्रोसेस में वो देखेंगे। एडमे प्रोसेस देखिए, एब्जॉर्प्शन एक फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस है। फर्स्टली हम एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है ना, या फिर फार्माकोकाइनेटिक की एक प्रोसेस है, एक पार्ट है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर हम देखिए, अगर हम एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है कि जो किसी भी रूट से इंजेक्ट करने पर अपने साइट पे या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन पर पहुंचता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन पर जाके एब्जॉर्ब होता है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है, ओके, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी रूट से एडमिनिस्ट्रेशन होके उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में बाइंड होती है। ठीक है, वहाँ पहुँच के बाइंड होती है या फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होती है या फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल किसी भी रूट, पैरेंटल रूट हुआ, ओरल रूट हुआ, टॉपिकल रूट, कौन सा भी रूट लेंगे, पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके बाइंड होगी, सॉरी एब्जॉर्ब होगी। फॉर सपोज हमने ओरल एक रूट ले लिया, एक टैबलेट डोजेस फॉर्म, एक टैबलेट ले ली है। ठीक है, एक ड्रग ले ली है। ठीक है, उसको ओरल रूट ले लिया है, तो ओरल रूट डायरेक्ट जाके कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी एक ईजली। ठीक है, एक ईजली उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फ्री एक्शन मतलब कि ईजली एब्जॉर्ब होना। ठीक है, किसी भी ड्रग का ईजली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और नीचे एक बाइंड अदर कंस्टिट्यूट है ना, ये बाइंड अदर कंस्टिट्यूट मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होकर या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूट से बाइंड होकर वो फ्री एक्शन प्रोड्यूस करेगी। कब फ्री एक्शन प्रोड्यूस करेगी, एक तो फ्री एक्शन मतलब कि वो इजीली फ्रीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो फ्री एक्शन प्रोड्यूस करेगी फर्स्ट। और बाइंड अदर कॉन्स्टिट्यूट प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगा या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूट से बाइंड होकर वो फ्री एक्शन प्रोड्यूस करेगी। ओके, फिर एक्शन फ्री, उसका क्या होगा, एक्शन फ्री कैसे होगा। अब इसका रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है एब्जॉर्प्शन का, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये एक्शन देगी पर फ्रीली एक्शन देगी, पर क्या होगा उसका, जब वो बाइंड अदर कॉन्स्टिट्यूट से या प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है कि जो
सॉरी, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है, वो किसी भी रूट से अगर एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे टॉपिकल रूट, पैरेंटल रूट से अगर हम इंजेक्ट करवाते हैं तो अपने साइट पे या फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पर पहुंचता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन पर जाके एब्जॉर्ब होता है, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई है। अब हम देखेंगे इसके फैक्टर्स देखेंगे, एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या से होते हैं? एब्जॉर्प्शन कम करने वाले या फिर ज़्यादा करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स है। देखिए, एब्जॉर्प्शन कम भी होता है, किसी जगह ज़्यादा भी होता है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। फर्स्ट हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ऑल दोज फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। ओके, ये ऐसे मेन पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दोज फैक्टर विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग ऐसे मेन पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। ये हो गया फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। और फार्मास्यूटिकल के फैक्टर के सब टाइप्स देखेंगे, फॉर्मुलेशंस, सेकेंड है डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, पार्टिकल साइज। अब फॉर्मुलेशन क्या होता है? ये फॉर्मुलेशन मीन्स किसी भी मेडिसिन या किसी भी दवाई की बनाने वाली मेथड। किस टाइप से उसका पहले फर्स्टली उसका फॉर्मूला डिज़ाइन करेंगे, उसके फॉर्मूला डिज़ाइन करने से पहले वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगी, उसका बाइंडिंग एजेंट्स क्या है, उसका लुब्रिकेंट क्या है, ये सारे एजेंट्स हम देखेंगे। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, हम फॉर्मुलेशन में देखते हैं। ठीक है, उसकी प्रोसेस देखते हैं, ये वाइट ग्रेनुलेशन से इसका फॉर्मुलेशन होगा कि ड्राई ग्रेनुलेशन से होगा। इस टाइप फॉर्मुलेशन मेथड्स में होती है, ये आपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ चुके हो आप। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? किसी भी ड्रग का, कोई भी हम एक ड्रग ले लो, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना या फिर ब्रेक करना। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन क्या है? किसी भी ड्रग का छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होना या फिर ब्रेक पार्टिकल कंप्लीटली डिसोल्व होना, उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। देखिए, डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन क्या होता है हम देखेंगे। देखिए, हमने इस एक एग्जाम्पल फर्स्ट डायग्राम देखी है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन का एक बाइंडर लिया हमने। ठीक है, बाइंडर क्यों लेते हैं? जितने भी मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उसको बाइंड करने के लिए हम बाइंडर का यूज़ करा जाता है ना। एक ड्रग ले ली हमने, उसको जितने भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसको बाइंड करने के लिए हम बाइंडर का यूज़ करा जाता है। फिर फर्स्टली हम डिसइंटीग्रेशन क्या है, ये ड्रग है, ये ड्रग जीआईटी टैग में आ गई है। जीआईटी टैग में आने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन देखिए, ये स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो टैबलेट हमने जो ड्रग्स ली है उसका ब्रेक हो चुका है, वो भी स्मॉल पार्टिकल में वो ब्रेक हो चुका है। वो जो स्मॉल पार्टिकल्स में जो ब्रेक हुआ है जो ड्रग्स से, वो इंटेस्टाइन में जाके इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके या ब्रेक पार्टिकल का कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिसोल्यूशन। ये नॉर्मली डिसोल्यूशन इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में क्या है कि साइज़ ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा साइज स्मॉल जो पार्टिकल की साइज़, जितने स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है। तो इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उस वजह से डिसोल्यूशन वहाँ जाके अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। और इनविजिबल जो भी सॉल्यूशन है वो डिसअपीयर हो जाता है। इसे हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। ओके,
ठीक है, डिसइंटीग्रेट, डिसोल्यूशन और पार्टिकल साइज, ये तीनों फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब ड्रग फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, ड्रग फैक्टर्स में इसकी सब टाइप है, लिपिड सोल्युबिलिटी, पीएच, आयनाइजेशंस। देखिए, फर्स्टली हम देखेंगे ड्रग फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए देखिए ड्रग का देखिए उस ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, जिस ड्रग जो ड्रग ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ड्रग डिजोल्व होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे इसमें। ठीक है, फर्स्टली हम इसमें ड्रग की प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी देखते हैं। जो ड्रग हमने ली है वो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है, होगा कि नहीं, या इसमें हम ड्रग फैक्टर्स में देखते हैं। ठीक है, अब फिर इसका फर्स्ट लिपिड सॉलिबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे। देखिए, उसका सब टाइप है लिपिड सॉलिबिलिटी। लिपिड सॉलिबिलिटी क्या होता है? ये लिपोफिलिक होता है। किसी भी ड्रग सॉलिबिलिटी लिपोफिलिक या फिर वाटर लविंग है, लविंग उसके एब्जॉर्प्शन देखते हैं उसमें। लिपोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। इसकी लिपिड सॉलिबिलिटी मीन्स ये इजली वाटर में जो भी सॉलिबिलिटी है वो लिपोफिलिक होती है या फिर या फिर वाटर लविंग होती है ना। लिपोफिलिक होती है या फिर वाटर लविंग, है ना। तो वाटर लविंग उसकी वाटर लविंग होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन इसलिए अच्छे से होता है क्योंकि उसमें फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होती है। जो भी लिपिड सॉलिबिलिटी उससे बोलते हैं। ठीक है, उसमें ड्रग सॉलिबिलिटी के लिए लिपोफिलिक होना ज़रूरी है, क्योंकि या फिर वाटर लविंग होना ज़रूरी है, इसलिए कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड बाय लेयर हम इसमें देखेंगे, फॉस्फोलिपिड बाय। देखो सेकेंड डायग्राम में आपको लिपोसोल्युबिलिटी, ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है। जो लेयर बनी है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर की है। ठीक है, वो लिपिड सोल्युबिलिटी क्या होता है? लिपोफॉलिक मीन्स वाटर लविंग होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है क्योंकि उसमें फॉस्फोलिपिड बाय लेयर होती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ जाएगी। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। ठीक है, अगर उसमें लिपोफिलिक प्रॉपर्टी है तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें वाटर सोल्यूबल। अगर कोई पोर साइज का है, ठीक है, उसमें पोर साइज का है तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसमें लिपिड सॉल्युबिलिटी में फोर्स की ज़रूरत नहीं है। विदाउट नीड ऑफ फोर्स कैपिलरी इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल, है ना। जो भी वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स रहती हैं तो उसको फोर्स और कैपिलरी की ज़रूरत नहीं रहती। इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल विदाउट नीड ऑफ फोर्स एंड कैपिलरी इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और ये इधर जो पोर साइज का होता ये जो भी ड्रग पोर साइज की होती है उसको फोर्स की भी ज़्यादा नीड लगती है। ठीक है, पास होने में कैपिलरीज की ज़्यादा होती है। और जो भी पार्टिकल हो, जो भी ड्रग है वो या फिर पार्टिकल्स है वो बहुत माइनर साइज के होंगे, तभी वो मेम्ब्रेन से पास होती है। ओके, ठीक है, अब हम देखेंगे आयनाइजेशंस। अब देखिए, लिपिड सोल्युबिलिटी हो गया, पीएच हो गया, आयनाइजेशन। पीएच और आयनाइजेशन क्या होता है? देखिए, पीएच और आयनाइजेशन क्या होता है? अगर कोई भी बहुत सी ड्रग बेसिक ड्रग भी होती है, एसिडिक ड्रग भी होती है। ठीक है, तो जो एसिडिक ड्रग होती है वो स्टमक में जाके एसिड से बाइंड हो जाती है, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन। ठीक है, जो बेसिक ड्रग होती है वो स्टमक के जाके बाइंड नहीं हो पाती है, तो फिर इंटेस्टाइन में जाके
वो बाइंड होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन बेसिक मीडियम में होता है, तो जो बेसिक ड्रग्स होती है अधिकतर वो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर बाइंड हो जाती है। ठीक है। आयनाइजेशन, ये पीएच हो गया। आयनाइजेशन क्या होता है? देखिए, आयनाइजेशन जो भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल, आयनाइजेशन क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल की तरफ ट्रीट होता है। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब, माइक्रोमोलिक्यूल मीन्स क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल की तरफ वो है ना बड़े मॉलिक्यूल की तरफ बाइंड होता है। ठीक है, बाइंड होता है। और अगर किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के लिए अनआयनाइज्ड एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। ठीक है। आयनाइजेशन के लिए, आयनाइजेशन प्रोसेस वो होती है, किसी भी ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन करवाना है उसको अनआयनाइज्ड होना जरूरी होता है। ठीक है। और जो भी आयनाइजेशन, देखिए आयनाइजेशन क्या होता है? जो भी माइक्रोमोलिक्यूल अगर होते हैं, जो भी बड़े मॉलिक्यूल, तो वो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। अगर किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के लिए अनआयनाइज्ड होना, एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन करवाना है तो उसका अनआयनाइज्ड होना जरूरी है। ओके, ये हो गया आयनाइजेशन मेथड। देखिए अगर किसी भी बेसिक ड्रग के उसका आयनाइज्ड हो गया तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर कोई भी किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाना है, उसको अनआयनाइज्ड होना जरूरी है, तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, ये हो गई आयनाइजेशन प्रोसेस। अब देखेंगे सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखेंगे फर्स्ट सरफेस एरिया। देखिए फर्स्टली हमने पहले भी डिस्कस किया था, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो, जितने स्मॉल पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा हमको सरफेस एरिया लगेगा, उतना ज़्यादा एरिया होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ जाके इजली ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। अगर किसी भी जितना ज़्यादा स्मॉल ड्रग होगी, जितनी ज़्यादा उसके पार्टिकल्स स्मॉल साइज के होंगे, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होगी। गैस्ट्रिक एम्फीटाइन क्या होता है? गैस्ट्रिक एम्फीटाइन जो भी हमने कंटेंट लिया या फिर फूड खाया हमने, ठीक है, फूड खाया, उसको नीचे की तरफ मूव करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम की ज़रूरत लगती है। ठीक है, गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम मीन्स क्या होता है? अगर सफिशिएंट टाइम में अपन ने ड्रग्स ले लिए हैं, ठीक, सफिशिएंट टाइम में हमने फूड खाया है, वो सफिशिएंट टाइम में मूव हो गया है बॉडी में, तो वो इजली एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में और एक्सक्री आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मूव करने की बोला तो ऐसी चीज़ खा लो तो फटाफट मूव हो जाएगी और आपको लूज मोशन हो जाए, वो नहीं है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है खाना खाने का। अगर जो टाइम दिया है सफिशिएंट टाइम, उस टाइम में आपका जो फूड आपने लिया है वो मूव कर लिया है, और मूव करने के बाद वो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद एक्सक्री आउट हो रहा है सफिशिएंट टाइम पे, वो आपके लिए हेल्पफुल है बॉडी के लिए। और ऐसे ही अगर कोई ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट आपने खाना खाया, डायरेक्ट आपने टैबलेट्स ले ली, तो टैबलेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपने जैसे ही खाना खाया है तो टाइम ही नहीं मिला उसको एब्जॉर्ब होने के लिए।
ठीक है। जैसे आपने खाना खाया है, आपका गैस्ट्रिक जीआईटी ट्रैक वैसे ही फुलफिल है, उसको जगह ही नहीं मिली, वो मूव ही नहीं कर पाया है, तो वो ड्रग क्या होगी, कम एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है। तो ये हो गया गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम। तो जब भी आप खाना खाने के बाद तुरंत टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए, उसको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा या फिर 1 घंटे के बाद कोई भी खाना खाने के बाद टैबलेट्स लेनी चाहिए। ओके। प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजे देखिए प्रेजेंस ऑफ फूड पहले तो मैंने बता ही दिया था कि कंटेंट नीचे की तरफ मूव करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम चाहिए। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फूड वही बात मैंने आपको बताई थी। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम के लिए गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम मीन्स क्या होता है। फर्स्टली आप गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम अच्छे से समझ लीजिए। जो भी आपने फूड लिया है उसको नीचे की तरफ मूव करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम की नीड होती है। प्रेजेंस ऑफ फूड क्या होता है, जो भी आपने फूड लिया है उसको डायरेक्टली फूड लेने के बाद डायरेक्टली आपने मेडिसिन ले ली है, तो वो एब्जॉर्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एब्जॉर्व होने के लिए आपका जो भी जीआईटी ट्रैक वो फुलफिल रहेगा, तो उसको जगह नहीं मिल पाएगी। ठीक है। उसको जगह नहीं मिल पाएगी, वो कम एब्जॉर्व होगा, वो कम बाइंड होगा, ड्रग इफेक्ट्स नहीं कर पाएगी। अगर इसी तरह से अगर आप किसी फूड लेने के बाद अगर आधे एक घंटे बाद आप टैबलेट लेते हो, तो वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आप फूड के साथ फूड खाते से ही आप टैबलेट लेते हो, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है कि वो जगह नहीं मिल पाएगी। क्या होता है कि बहुत से केस में क्या होता है कि आपने डायरेक्टली फूड ले लिया है, फूड लेने के बाद तुरंत आपने टेबलेट ले लिए, तो क्या है जीआईटी ट्रैक में जगह स्पेस नहीं हो पाए, स्पेस नहीं रहेगी, तो वो ड्रग क्या है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। आप उसके 1 घंटे बाद ही अगर आप टैबलेट लेते हो, खाने के बाद 1 घंटे बाद टैबलेट लेते हो, तो वो जो टैबलेट ली है आपने वो इजली अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। ओके। ये हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ फूड। डिसीज क्या होता है, देखिए जितना भी हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, है ना, तो जितनी भी डिसीज होती है, अगर किडनी रिलेटेड होती है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एक तो किडनी में होता है, गैस्ट्रिक जीआईटी ट्रैक में होता है। ठीक है। जीआईटी ट्रैक में होता है, लीवर में होता है ना, स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी अगर डिसीज होती है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होता है। ठीक है। और बहुत से केस में नहीं भी होता है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी अगर जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, स्टमक रिलेटेड, इंटेस्टाइन रिलेटेड, या लीवर लीवर या किडनी रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी डिसीज होती है, तो आपका एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत माइनर होगा या फिर होगा भी नहीं। ठीक है। ये हो गया आपका डिसीज का एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एक टैबलेट ली है हमने, वो भी ओरल रूट से। ठीक है। एक टैबलेट ली है या फिर वो भी ओरल रूट से ली है, वो तो फर्स्टली वो लीवर में जाएगी, लीवर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है। मीन्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसका क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके वहाँ जाके एब्जॉर्ब होगी। अब इसमें क्या है, ये चार्ट में आपको दिख रहा है इंजेक्टेबल, बाईपास, ब्लड, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इंजेक्टेबल मतलब कि आपने अगर कोई भी मेडिसिन पैरेंटल रूट ली है या फिर इंजेक्ट करवाई है, किसी पैरेंटल रूट से इंजेक्ट करवाई है, तो वो डायरेक्टली जाके वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके बाईपास होके ब्लड सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया है वेंस और आर्टरीज में, तो वो लीवर में जाके मेटाबॉलिज्म में नहीं होगी, वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी।
ठीक है, इसलिए इसको बाईपास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, क्योंकि जल्दी से वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। बाईपास मेटाबॉलिज्म में क्या है कि अगर किसी को कोई भी डिसीज है, ठीक है, उसका प्रॉपर टाइम में ट्रीटमेंट करना है, उसको जल्दी से किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो हम कौन से बाईपास मेटाबॉलिज्म करवाएंगे, कौन सी प्रोसेस से करवाएंगे, उसका मेटाबॉलिज्म बाईपास मेटाबॉलिज्म से। तो कोई भी ड्रग हम इंजेक्ट करवाएंगे, वो भी बाईपास मेटाबॉलिज्म में, तो वो जो डायरेक्ट जाके वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्ब होगी। ओके, देखिए बाईपास क्या होता है, आपने जो नॉर्मल जो रोड होते हैं, मतलब कि किसी भी रास्ते पे जाने के लिए दो रोड होते हैं, एक से जल्दी पहुंच जाते हैं, एक से थोड़ा सा लेट होता है, कोई लॉन्ग रहता है, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें भी होता है, दो रूट हैं, एक तो दो मेन रूट है, एक तो ओरल रूट और एक तो पैरेंटल रूट, ठीक है। पैरेंटल रूट से डायरेक्टली वो ब्लड में जाके कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, उसे बाईपास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो ओरल रूट हम यूज़ करते हैं उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी को किसी भी टॉपिक रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।